हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम बैक इन KM कैरियर पॉइंट्स। दोस्तों, प्रीवियस क्लास के अंदर अपन ने रेस्पिरेटरी सिस्टम की एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी की बात करी थी, जिसके अंदर अपन ने रेस्पिरेटरी सिस्टम्स क्या रहता, इसकी कुछ टर्मिनोलॉजी के बारे में डिस्कस किया था। एंड वेंटिलेशन क्या होता है, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन क्या होता है, इंटरनल रेस्पिरेशन क्या होता है, टाइडल वॉल्यूम क्या होता है, इन सभी पॉइंट्स के बारे में अपन ने डिस्कस किया था। तो फ्रेंड्स, अपन आज की क्लास में अपन 1 बाय 1 रेस्पिरेटरी ऑर्गन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, क्लास को कंटिन्यू करने से पहले एक बार क्लास को लाइक कर देना, शेयर कर देना एंड सब्सक्राइब कर देना, ताकि हर आने वाले नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो दोस्तों, अपन बिना टाइम वेस्ट किए क्लास को कंटिन्यू करते। ये MSN मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग का एक इम्पोर्टेंट सिस्टम माना जाता है। तो दोस्तों, इस क्लास को सभी फ्रेंड्स तक आपको शेयर करना एंड क्लास को लाइक करना और सब्सक्राइब करना चैनल को। स्टार्ट करते क्लास को। आज का टॉपिक है अपना रेस्पिरेटरी सिस्टम्स के ऑर्गन्स के बारे में डिस्कस करेंगे। कुछ बेसिक बातें थी वो अपन ने प्रीवियस क्लास के अंदर देख ली थी। आज रेस्पिरेटरी सिस्टम्स के ऑर्गन्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो लिखना ऑर्गन्स ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम्स। सबसे पहला अपन लेंगे, कौन सा आएगा, नोज़। पहला ऑर्गन्स कौन सा है, नोज़। नोज़ के बारे में देख लेते हैं कि नोज़ में क्या होता है। सभी जानते हैं नोज़ इट इज़ एक सेंस ऑर्गन होता है। नोज़ क्या होता है, सेंस ऑर्गन होता है। जिस तरीके से अपनी आई एक सेंस ऑर्गन होता है, आई, ईयर, नोज़, टंग्स, स्किन्स, ये क्या होता है, अपने सेंस ऑर्गन माना जाता है, जो सेंस का परसीव करने के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। तो नोज़ क्या है, इट इज़ सेंस ऑर्गन। सबसे पहली लाइन यही होगी, इट इज़ अ सेंस ऑर्गन। तो आपको ध्यान में रखना है, सेंस ऑर्गन किसको बोलेंगे, किसका ये सेंस करवाएगा, तो किसका सेंस करवाएगा, ये स्मेल का। किसका करवाएगा दोस्तों, स्मेल का। स्मेल का ये सेंस करवाएगा। स्मेल को अपन ओल्फैक्शन के नाम से भी जानते हैं, ओल्फैक्शन। क्लियर है, ओल्फैक्शन का सेंस करवाएगा। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है। रेस्पिरेटरी सिस्टम में नोज़ क्या होता है, फर्स्ट एयर एंट्री साइट्स होता है। क्या होता है, नोज़ इट इज़ अ फर्स्ट एयर एंट्री साइट्स होता है। तो सेकेंड पॉइंट ये हो गया है कि इट इज़ अ फर्स्ट एयर एंट्री साइट होता है। ये क्या होता है, फर्स्ट एयर एंट्री साइट्स होता है इन रेस्पिरेटरी सिस्टम्स में। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी चाहिए। क्लियर दोस्तों, समझ में आया? यस। नेक्स्ट अगर देखिए तो ये क्या करता है, जो नोज़ होता है, नोज़ के अगर स्ट्रक्चर अगर देखिए तो किस टाइप की रहती है, जिस टाइप की ये क्या होता है, नोज़ रहता है। सभी जानते होगे नोज़ के अगर स्ट्रक्चर देखें तो इस टाइप की कुछ होती है। इसके दो लेयर्स होते हैं, नोस्ट्रिल्स होते हैं, जो नोस्ट्रिल्स होते हैं, और बीच में एक सेप्टम्स रहती है। क्या रहती है, सेप्टम्स रहती है। तो इसको तो अपन बोलेंगे नोस्ट्रिल्स। क्या बोलेंगे, नोस्ट्रिल्स या नेयर्स के नाम से जानते हैं। और ये लाइन होती है वो सेप्टम रहती है। सेप्टम मतलब दीवार, कि दोनों नोस्ट्रिल्स को सेपरेट करने का काम करेगी। क्लियर है फ्रेंड्स यहाँ तक? तो यहाँ पे अपन नेक्स्ट लाइन आएगी कि इट डिवाइडेड इन टू नोस्ट्रिल्स। क्या होगा, नोज जो होगा वो क्या करेगा, इट डिवाइडेड इनटू टू नोस्ट्रिल्स। टू नोस्ट्रिल्स किसके द्वारा डिवाइड होगा, बाय द सेप्टम। किसके द्वारा, सेप्टम के द्वारा डिवाइडेड होगा। टू नोस्ट्रिल्स में डिवाइड होगा बाय द सेप्टम। तो ये स्ट्रक्चर आपको ध्यान में रखनी है। क्लियर है? जो सेप्टम्स होता है वो इसके टू टाइप्स होते हैं। एक होता है एंटीरियर सेप्टम, मतलब आगे की तरफ रहेगा, उसको बोलते हैं एंटीरियर। क्या बोलेंगे, एंटीरियर सेप्टम होगा। और पीछे की साइड वाला क्या बोलेंगे, पोस्टीरियर सेप्टम। पोस्टीरियर सेप्टम। क्लियर है? जो एंटीरियर सेप्टम होता है दोस्तों, वो हाइलाइन कार्टिलेज का बने रहता है, जो सॉफ्ट रहता है, मूवेबल होता है। आप सभी जानते होंगे हाइलाइन कार्टिलेज का जो एंटीरियर सेप्टम होता है वो बना रहता है। तो किसका बना रहेगा, ये हाइलाइन कार्टिलेज का। हाइलाइन कार्टिलेज का बना होता है। और पोस्टीरियर सेप्टम्स होता है, ये क्या, ये एंटीरियर पार्ट हो गया। और यहाँ पे जो एरिया होगा वो पोस्टीरियर पार्ट्स हो गया। तो पोस्टीरियर सरफेस में कौन बना रहेगा, बोन्स प्रेजेंट रहेगी।
बोन्स रहेगी। कौन कौन सी बोन्स? 2 बोन होती है, एक होती है वोमर और एक दूसरी होती है इथिमोइड बोन। वोमर और इथिमोइड बोन आप सभी जन टच करके देख लेना। जो पीछे की साइड वाला होता है बोन ऊपर की साइड में रहती है, हार्ड सरफेस बनाती, और एंटीरियर साइड में होता है हाइलाइन कार्टिलेज प्रेजेंट रहती। तो ये बात आपको ध्यान में रखना चाहिए। इसके बाद में अगर स्ट्रक्चर देखिए तो नोज़ की 2 स्ट्रक्चर होती है, जिसकी अपर की साइड में, नोज़ की अपर साइड को अपन रूप के नाम से जानते हैं, रूप ऑफ नोज़, और बेस वाला जो स्ट्रक्चर होता है उसको बोलते हैं फ्लोर के नाम से जानते हैं। तो एक बार इसको रब कर लेते हैं अपन दोस्तों, साथ साथ में लिखते जाना। जो नोज होता है, एक तो होता है फ्लोर, रूप। कौन सा होता है? सबसे पहले रूप। रूप का मीन्स क्या होता है? छत। सभी जानते हो छत मतलब शेल्टर प्रोवाइड करता है। जैसे कि यहाँ पे अगर स्ट्रक्चर अगर देखिए किसी व्यक्ति के अंदर, ये कोई व्यक्ति है, इसके अंदर यहाँ से क्या होता है? नोज शुरू होता है, ये नेज़ल पाथवे, और ये ओरल। यहाँ वाला कौन सा? नेज़ल पाथवे होता है, और दूसरा वाला ओरल पाथवे होता है। क्लियर है? तो नेज़ल पाथवे का एक तो ऊपर वाली सतह जो रूप बनाती, छत बनाने का काम करती, और जो लोअर वाली सतह होती है इसको बोलते, क्या बोलेंगे? फ्लोर के नाम से जानते। तो ये वाली कौन सी की? रूप बनेगी, और नीचे की सतह पे फ्लोर मतलब सतह। तो आपको ध्यान में रखना कि रूप कौन बनाएगी, यानी छत कौन बनाएगा? रूप। तो याद रखना, रूप जो 4 बोन्स रहती वो मिलके बनाती, 4 बोन मिलके रूप का काम करेगी। कौन कौन सी बोन्स बनाएगी? तो याद रखना है, सबसे पहले आएगी इथिमोइड बोन। कौन सी आएगी? इथिमोइड बोन। इसके बाद में आएगी इथिमोइड बोन के बाद में आएगी स्फेनोइड बोन। स्फेनोइड बोन। इसके बाद में नेज़ल बोन, और एक आएगी फ्रंटल बोन। ये 4 बोन मिल करके रूप का निर्माण करेगी। किसका? नेज़ल्स का रूप का निर्माण, नोज़ का छत का निर्माण करेगी। क्लियर है? और अगर बात यहीं पे कर लेते कि जो फ्लोर का निर्माण कौन करेगी, फ्लोर कौन बनाएगा? फ्लोर मतलब ये वाला एरिया, सरफेस वाला एरिया। फ्लोर का निर्माण करेगी, एक तो करेगी हार्ड पैलेट एंड सॉफ्ट पैलेट। कौन कौन करेगी? हार्ड पैलेट एंड कौन करेगी? सॉफ्ट पैलेट। पैलेट मतलब टालू। हार्ड पैलेट जो आगे की सतह रहती, आगे की तरफ हार्ड पैलेट रहती, और पीछे की साइड में सॉफ्ट पैलेट रहेगी। क्लियर है? तो हार्ड पैलेट कौन फॉर्मेशन करेगा? इसमें भी 2 बोन्स प्रेजेंट रहती है हार्ड पैलेट्स के अंदर दोस्तों। एक होती है पैलेटाइन। कौन सी रहती? पैलेटाइन। और दूसरी होती है मैग्जिला। पैलेटाइन और मैग्जिला, ये दोनों मिल करके क्या करवाती है? हार्ड पैलेट का फॉर्मेशन करेगी। क्लियर है? समझ में आया? और सॉफ्ट पैलेट का फॉर्मेशन कौन करेगी? तो याद रखना, इनवॉलेंट्री मसल्स। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। क्लियर है? जैसे कि एक बार और डायग्राम के माध्यम से समझ लेते कि ये रूप, ये कौन सा हो गया? रूप वाला हो गया, ये वाला फ्लोर एरिया हो गया। आगे की तरफ जो एरिया होता है फ्लोर में, अपन ने समझ रहे फ्लोर में हार्ड पैलेट एंड सॉफ्ट पैलेट। जो आगे वाला एरिया होता है वो होता है हार्ड पैलेट होता है। क्लियर है? और जो बैक साइड वाला एरिया होता है उसको बोलते हैं सॉफ्ट पैलेट एरिया, जो इनवॉलेंट्री मसल्स प्रेजेंट रहती, और आगे की साइड में जो रहती वो पैलेटाइन और मैग्जिला बोन प्रेजेंट रहती। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है। क्लियर है? यहाँ तक कंप्लीट है? यस। इसके बाद में अपन एक वर्ड यहाँ पे आता है कोहना। क्या होता? कोहना क्या होता? इसके बारे में समझते हैं। नोज में ही पढ़ रहे कोहना। क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया। कोहना का मीन्स क्या रहता है? कोहना कौन सा पार्ट रहता है नोज के अंदर? तो इसकी अगर कोहना की बात करें तो ओपनिंग बिटवीन नोज एंड नेज़ोफेरिंक्स। कोहना क्या था? ओपनिंग बिटवीन नोज एंड नेज़ोफेरिंक्स। नोज एंड नेज़ोफेरिंक्स के बीच वाली ओपनिंग को कोहना के नाम से अपन जानते हैं। कौन सी ओपनिंग? जैसे कि ये तो हो गया नोज, और यहाँ से शुरू होगा
नेजोफेरिंग्स, नोज के बाद में नेजोफेरिंग्स यहाँ से शुरू होंगे, यानी फेरिंग्स वाला पार्ट शुरू होगा। फेरिंग्स के 3 पार्ट होते हैं, नेजोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स और लेरिंगोफेरिंग्स। तो सबसे ऊपर वाला आएगा नेजोफेरिंग्स। तो ये नोज हो गई और यहाँ से नेजोफेरिंग्स, मतलब ये वाली जो ओपनिंग होगी, ये वाली ओपनिंग को अपन बोलेंगे कोहना के नाम से, कोहना के नाम से जानते हैं। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि कोहना क्या होता है, ओपनिंग बिटवीन नोज एंड नेजोफेरिंग्स। तो ये आपको पता होना चाहिए। क्लियर है दोस्तों? यस। एक वर्ड आता है यहाँ पे कि कोहनल एट्रेसिया, एक वर्ड आता है, इसको अगर अपन लिख लेते कोहनल एट्रेसिया, कोहनल एट्रेसिया। एट्रेसिया का मतलब होता है ब्लॉकिंग। क्या होता है? ब्लॉकिंग। तो ब्लॉकिंग किसका हो जाना? कोहना का ब्लॉकिंग हो जाना। यहाँ पे क्या हो जाता है? कंप्लीटली ब्लॉक हो जाता है। कंजेनाइटल ब्लॉकिंग ऑफ द नोज एंड नेजोफेरिंग्स। क्या बोलेंगे अपन? ब्लॉक, कंजेनाइटल ब्लॉकिंग ऑफ ओपनिंग। इसमें क्या होगी? कंजेनाइटल ब्लॉकिंग ऑफ ओपनिंग। जो ये ओपनिंग थी वो कंजेनाइटल जन्मजात ब्लॉकिंग हो जाती है, इसको बोलते हैं कोहनल एट्रेसिया के नाम से जानते हैं। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है। क्लियर है फ्रेंड्स? यस। आगे बढ़े। इसके बाद में अब देखते हैं अपन लाइनिंग ऑफ नोज के बारे में डिस्कस करते। क्या बोलेंगे दोस्तों? लाइनिंग ऑफ नोज। नोज की जो लाइनिंग होती है, इनर सरफेस होती है, वो किस टाइप की सेल्स और टिश्यू की बनी रहती। तो बात करते हैं, इसमें रब कर लेते इसको। लाइनिंग ऑफ नोज, हेडिंग लिखना, लाइनिंग ऑफ नोज। जो लाइनिंग ऑफ नोज होती है दोस्तों, वो क्या रहती है? हाईली वस्कुलर, हाईली वस्कुलर सीलिएटेड, हाईली वस्कुलर सीलिएटेड कोलमनर, कोलमनर इपिथेलियम, हाईली वस्कुलर सीलिएटेड कोलमनर इपिथेलियल टिश्यू की बनी रहती है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि नोज की लाइनिंग होती है, जो इनर मोस्ट लाइनिंग होती है, वो हाईली वस्कुलर सीलिएटेड कोलमनर इपिथेलियल टिश्यू की बनी रहती है। कंप्लीट है? यहाँ तक क्लियर है? यस। विथ किसके साथ में? विथ म्यूकस प्रोड्यूसिंग सेल। क्या प्रेजेंट रहती? म्यूकस प्रोड्यूसिंग सेल। साथ में वहाँ पे क्या प्रेजेंट रहती? म्यूकस प्रोड्यूसिंग सेल रहती, जो क्या करती? म्यूकस का प्रोड्यूस करती, म्यूकस का सिक्रेशन करेगी। म्यूकस यहाँ पे क्या काम करेगा? म्यूकस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर जो फॉरेन पार्टिकल्स, बैक्टीरिया, वायरस या जो भी ऑब्जेक्ट आता है तो उसको क्या करेगा? म्यूकस नोज के अंदर ट्रैप कर देगा। तो म्यूकस का रोल ये होता है। तो आपको ये बात भी ध्यान में रखनी है। क्लियर? एक आता है कॉन्चल, एक वर्ड आता है दूसरा, लिख लेना, कोहनचल। यस। कोहनल क्या होता है? कोहनल के बारे में अगर डिस्कस करें दोस्तों, तो कोहनल का मतलब होता है एक स्मॉल बॉडी स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहती। क्या होती? एक स्मॉल बॉडी स्ट्रक्चर रहती जो टर्बिनेट की तरह वर्क करती। टर्बिनेट की तरह वर्क कैसे करेगी कि इसमें 3 टाइप की लेयर्स रहती है। 3 टाइप्स की लेयर कौन सी रहती है? सुपीरियर, मिडिल और इन्फीरियर लेयर्स होती है। ये तीनों लेयर मिल करके क्या करेगी? नोज के अंदर एयर को ह्यूमिडिफाई करेगी। एयर को क्या करेगी? ह्यूमिडिफाई करेगी। तो ये एयर को ह्यूमिडिफाई के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होते हैं? तो कौन होता है? कोहनल होता है। वो क्या होता है? एयर को ह्यूमिडिफाई के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट, इसके बाद में अगर देखें तो नोज के अंदर लेसोलेक्राइमल डक्ट प्रेजेंट रहती है। लेसोलेक्राइमल डक्ट, ये डक्ट क्या होगी? आई के पास में प्रेजेंट रहती, वो सीधी ओपन होगी, नोज के अंदर ओपन होगी। जब भी अपन आई के अंदर मेडिकेशन डालेंगे तो नोज को क्या करना है? पिंच करना। तो याद रखना, लेसोलेक्राइमल डक्ट प्रेजेंट रहेगी। जब भी आई के अंदर मेडिकेशन डालेंगे, क्या करेंगे? आई के अंदर अपन मेडिकेशन डालेंगे। जब भी आई मेडिकेशन डालेंगे तो क्या करना? नोज को पिंच करना। क्या करना है? नोज को पिंच करना है। ये आपको पता होना चाहिए। क्लियर है? इसके बाद में देखते हैं कि नोज के पास में कुछ पेरानेजल साइनस प्रेजेंट रहते। क्या रहते? पेरानेजल साइनस। साइनस का मीन्स होता है एक होलो स्ट्रक्चर रहती, एयर फील्ड कैविटी रहती। क्या रहती? एयर फील्ड कैविटी या खोखली कैविटी के नाम से अपन कह सकते हैं। एयर फील्ड कैविटी रहती है। साइनस की अगर बात करें तो कौन कौन से साइनस रहेंगे? पेरानेजल साइनस, पेरानेजल साइनस प्रेजेंट रहेगी।
कौन कौन से साइनस हो गए, तो याद रखना फ्रंटल साइनस कौन सा रहेगा, पहला फ्रंटल साइनस, इथिमोइड साइनस, फ्रंटल साइनस इथिमोइड, फ्रंटल साइनस इथिमोइड साइनस और मैक्सिलरी साइनस, इसके बाद में आएगा एक स्फेनोइड साइनस। ये सभी साइनस कहाँ प्रेजेंट रहते हैं, नोज के आसपास प्रेजेंट रहते हैं। पेरानेजल साइनस का मेन फंक्शन क्या रहता है, अगर इस साइनस का मेन फंक्शन की बात करें, क्या होता है फंक्शन, क्या काम करता है बॉडी के अंदर, साइनस क्या काम करेगा, एक तो करेगा क्या करेगा, हेड का वेट को लो करेगा, और दूसरा काम करेगा रेजोनेंस का काम करेगा। क्या काम करेगा, तो लाइटिंग द हेड, पहला काम होगा लाइटिंग द हेड का वेट को कम करेगा, और दूसरा काम होगा रेजोनेंस का मीन्स होता है दोस्तों कि जब भी अपन वॉइस का प्रोडक्शन होता है, वॉइस क्या होगी, एक गूंजेगी, वॉइस में क्या होगी, एक रेजोनेंस आपको देखने को मिलेगा। आप फॉर एन एग्जांपल समझते हैं कि अगर खाली कमरा होगा, खाली कमरे के अंदर आप खिड़कियां बंद करके, दरवाज़ा बंद करके अगर अकेले आप कुछ बोलोगे तो वहाँ पे आपको एक अलग तरीके की वॉइस सुनाई देगी, और खुले स्पेस के अंदर अगर आप कोई भी बोलोगे तो वहाँ पे आपको क्या होगा कि एक अलग टाइप की स्पेस सुनाई देगी। तो ये रेजोनेंस की एक काम करेगा। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है कि साइनस क्या काम करेगा, लाइटिंग द हेड, और रेजोनेंस का काम करेगा। तो ये आपको पता होना चाहिए। अब बात करते हैं जो ओल्फैक्टरी एरिया होता है, क्या जो स्मेल होता है, स्मेल अपन परसीव करते हैं, तो नोज के अंदर क्या होता है, नर्व एंडिंग पाई जाती है। क्या होगी, नर्व एंडिंग प्रेजेंट रहती है। नोज के अंदर क्या होगी, नर्व एंडिंग प्रेजेंट रहेगी। नर्व एंडिंग रहेगी तो नर्व एंडिंग के थ्रू वो जो भी अपन स्मेल को परसीव करेंगे, नोज इट इज अ सेंस ऑर्गन, जब भी सेंस ऑर्गन कैसे परसीव करेंगे, नर्व एंडिंग पाई जाती। नर्व एंडिंग क्या करेगी दोस्तों, नर्व एंडिंग होती है वो क्या करेगी, स्मेल को स्टिमुलेट करेगी। क्या करेगी, स्मेल जब भी आएगी, स्मेल आएगी, नर्व एंडिंग क्या करेगी, स्मेल को क्या करेगी, एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाएगी। किस तरीके से पहुंचाएगी, तो यहाँ पे फर्स्ट क्रेनियल नर्व क्या होगी, स्टिमुलेट होगी। नर्व एंडिंग के थ्रू क्या होगी, फर्स्ट क्रेनियल नर्व क्या होगी, स्टिमुलेट होगी। फर्स्ट क्रेनियल नर्व स्टिमुलेट होगी। अब ये क्रेनियल नर्व कहाँ जाएगी, नर्व के थ्रू, कहाँ ब्रेन में जाएगी। ब्रेन में किस एरिया में जाएगी, तो ब्रेन में याद रखना टेम्पोरल एरिया, कहाँ पे, टेम्पोरल एरिया में जाएगी। स्मेल के लिए कौन सा एरिया रेस्पॉन्सिबल होता है, कौन सा लोब रेस्पॉन्सिबल होता है, तो याद रखना टेम्पोरल लोब होता है, वो रेस्पॉन्सिबल होता है फॉर द स्मेल के लिए। तो ये आपको याद रखना है। और नर्व कौन सी सप्लाई करेगी, तो ओल्फैक्टरी नर्व होती है, फर्स्ट क्रेनियल नर्व होती है, वो स्मेल के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है। और लोब कौन सा रेस्पॉन्सिबल होता है स्मेल के लिए, तो टेम्पोरल लोब रेस्पॉन्सिबल होता है। ये आपको पता होना चाहिए। क्लियर है, 2 क्वेश्चन बनते हैं। एक अगर डिसऑर्डर की अगर बात करें दोस्तों यहाँ पे, तो कंडीशन आती है एनोस्मिया। क्या होती है, एनोस्मिया क्या होती है, एनोस्मिया का मतलब होता है एब्सेंस ऑफ स्मेल। एनोस्मिया का मतलब होता है एब्सेंस ऑफ एनोस्मिया क्या होता है, एनोस्मिया का मतलब होता है एब्सेंस ऑफ स्मेल। क्या होता है, एब्सेंस ऑफ स्मेल। इसको अपन बोलेंगे एनोस्मिया के नाम से जानेंगे। तो ये बात आपको पता होना चाहिए, एनोस्मिया क्या होता है, एब्सेंस ऑफ स्मेल। अगर कुछ डिसऑर्डर की यहाँ पे और बात कर लेते तो दूसरा आता है, एक होता है राइनोटाइटिस। क्या होता है दोस्तों, राइनोटाइटिस। दूसरा अगर डिसऑर्डर बात करें तो राइनोटाइटिस क्या होता है, राइनोटाइटिस की अगर बात करें तो इन्फ्लामेशन हो जाता है। कहाँ पे, इन्फ्लामेशन देखने को मिलेगा, नोज के अंदर क्या होगा, इन्फ्लामेशन देखने को मिलेगा। इट्स कॉल्ड राइनोटाइटिस, जिसके कारण से आपको राइनोरिया पर्सन के अंदर देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा, राइनोरिया आपको पर्सन के अंदर देखने को मिलेगा। राइनोरिया का मतलब होता है रनी नोज, नोज क्या होगी, बहती रहेगी। तो ये बात भी आपको पता होना चाहिए। 2 डिसऑर्डर की बात करी, एक अपन ने पढ़ा एनोस्मिया, दूसरा होता है राइनोटाइटिस। क्लियर है फ्रेंड्स। इसके बाद में अगर अपन देखते हैं कि एक होता है डीएनएस वो नहीं होता है जो बोतल एग्जाम एमजी के अंदर अपन चढ़ाते हैं या कोई भी हॉस्पिटल के अंदर अपन पेशेंट को प्रोवाइड करते हैं। डीएनएस का मतलब होता है डेविएटेड नेजल सेप्टम। क्या होता है, डेविएटेड नेजल सेप्टम। अभी जस्ट अपन ने बात करी कि जो नोज होती है फ्रेंड्स, कौन सी होती है, नोज होती है।
ये अपन ने देखा कि नोज़ होती है, नोज़ के 2 लेयर्स होते हैं और ये होती है सेप्टम। बट किसी कारणवश या कंजेनाइटल क्या होगी, नेजल की सेप्टम होगी वो डिवाइड होगी, एस आकार की हो जाती है। सेप्टम क्या होगी, स्ट्रेट नहीं होगी, क्या होगी, टेढ़ी मेढ़ी हो जाएगी। इसी को अपन बोलते हैं डेविएटेड नेजल सेप्टम के नाम से जानते हैं। तो ये तीसरा डिसऑर्डर होता है अपना DNS। एक होता है अपन ने पढ़ रखा है कोहनल एट्रेसिया। क्या होता है कोहनल एट्रेसिया, पढ़ा है क्या होता है कोहनल एट्रेसिया, कंजेनाइटल ब्लॉकिंग ऑफ ओपनिंग। क्या होगा, कंजेनाइटल ब्लॉकिंग ऑफ ओपनिंग, इसको बोलते हैं कोहनल एट्रेसिया के नाम से जानते हैं दोस्तों। इसके बाद में देखते हैं एक होता है इपिस्टेक्सिस, मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है इपिस्टेक्सिस। इपिस्टेक्सिस क्या होता है, इपिस्टेक्सिस का मीन्स होता है नोज ब्लीडिंग। क्या होता है, नोज ब्लीडिंग को अपन बोलते हैं इपिस्टेक्सिस, नोज ब्लीडिंग। इपिस्टेक्सिस से रिलेटेड कुछ पॉइंट अपन देख लेते, इसको रब कर लेते एक बार, साथ साथ में लिखते जाना कि नोज ब्लीडिंग की बात करते हैं। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि क्या पूछा गया, इपिस्टेक्सिस, इपिस्टेक्सिस नोज ब्लीडिंग, नोज ब्लीडिंग होती है इसके अंदर। तो यहाँ पे नोज ब्लीडिंग होगी वो किस कारण से होगी, तो अगर कोजेस की बात करें दोस्तों, कोजेस की बात करें 3 कोज होता है। एक होता है नेजल ट्रोमा, क्या होगा, नेजल ट्रोमा होगा। दूसरा होगा हाइपर टेंशन, दूसरा कोज होगा हाइपर टेंशन। और तीसरा होगा क्या होगा, तीसरा कोज होगा थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। तो ये आपको ध्यान में रखना चाहिए। जिस कारण से क्या होगा, नेजल ब्लीडिंग आपको देखने को मिलेगी। नेजल ब्लीडिंग दोस्तों होगा वो 2 टाइप्स की हो सकती है। एक होता है आपको क्या होगा, एक होगा एक्सटर्नल और दूसरा होता है इंटरनल। एक्सटर्नल ब्लीडिंग और दूसरी होती है इंटरनल ब्लीडिंग। इंटरनल ब्लीडिंग, जो एक्सटर्नल ब्लीडिंग होती है वो क्या होती है, लेस डेंजर होती है, नो डेंजर। मतलब ये अपने को नाक से ब्लीडिंग होती हुई दिखेगी और बाहर निकल जाएगी, इसलिए डेंजर नहीं होती। बट इंटरनल ब्लीडिंग होगी, नाक के अंदर ब्लीडिंग होती रहेगी, तो वो क्या करेगा, पर्सन होगा एस्पिरेट करने के चांस ज़्यादा देखने को मिलेगा। पर्सन के अंदर एस्पिरेशन होने की चांसेस आपको देखने को मिलेगा और ब्लीडिंग आपको रोक नहीं पाओगे। तो ये होगा डेंजरस ब्लीडिंग होगी, डेंजरस कंडीशन आपको ये देखने को मिलेगी। क्लियर। अगर इंटरनल ब्लीडिंग को आपने वहाँ पे आपको ब्लीडिंग को स्टॉप नहीं किया होगा तो पर्सन शॉक के अंदर भी चला जाएगा। तो अगर इसको स्टॉप नहीं किया तो पर्सन कहाँ जाएगा, शॉक के अंदर। शॉक कौन सा होगा, हाइपोवोलेमिक शॉक यहाँ पे पर्सन को लगेगा। क्लियर। प्रोफाउंड अमाउंट के अंदर ब्लीडिंग होगी तो क्या होगा, शॉक में चला जा सकता है पर्सन। क्लियर। अगर यहाँ पे इसका मैनेजमेंट देखिए दोस्तों कि अपन क्या मैनेजमेंट करेंगे। मैनेजमेंट से पहले अपन इसकी डायग्नोसिस की बात कर लेते कि क्या डायग्नोसिस करेंगे। तो याद रखना राइनोस्कोपी करेगी। क्या करेगी, राइनोस्कोपी मैनेजमेंट, इसका डायग्नोसिस करेंगे, विजुअलाइज करेगी। राइनोस्कोपी मैनेजमेंट में क्या करेगा, प्राइमरी मैनेजमेंट यही होता है कि नोज को पिंच कर देना है, या तो नोज को पकड़ लो या नोज के अंदर गोस्पिस डाल दो। क्या होगा, पिंच द नोज। क्या होगा, पिंच द नोज, नोज को पिंच कर दो। इसके बाद में आएगी पेकिंग द गोस्पिस। क्या करोगे, पेकिंग द नोज, नोज को क्या करो, गोस्पिस के द्वारा पेक कर दो। तो ये 2 इसके मैनेजमेंट होता है। एक दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट पोजीशन पूछी जाती है, हमेशा बहुत बार पोजीशन पूछी जाती है कि एपिस्टेक्सिस के अंदर कौन सी पोजीशन प्रोवाइड करेंगे। तो याद रखना एपिस्टेक्सिस के अंदर अपन क्या करेंगे, हाई फाउलर एंड हेड लीन विथ फॉरवर्ड। क्या करेंगे, हाई फाउलर विथ क्या करके हेड हाई फाउलर विथ हेड लीन फॉरवर्ड। ये पोजीशन इसको देंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे देखिए हाई फाउलर, पेशेंट को हाई फाउलर कर देंगे, इसके बाद में थोड़ा सा इसके हेड को क्या करके आगे की तरफ झुका देंगे ताकि वो जो भी ब्लीडिंग होगी पर्सन एस्पिरेट नहीं करेगा, इसलिए अपन इसको ये पोजीशन प्रोवाइड करेंगे। तो ये आपको ध्यान में रखना चाहिए। क्लियर है दोस्तों, समझ में आया। यस। इसके बाद में अपन देखते हैं कि पल्मोनरी प्रेशर की बात कर रहे हैं। पल्मोनरी
प्रेशर की अगर बात करते हैं, पल्मोनरी आर्टरी प्रेशर की अगर बात करें तो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि नोज पढ़ रहे हैं तो अपन को यहाँ पे रेस्पिरेटरी सिस्टम में तो आप सभी जानकारी होनी चाहिए। तो कुछ कंडीशन अगर यहाँ पे देखते, पल्मोनरी आर्टरी प्रेशर, पल्मोनरी आर्टरी प्रेशर, पल्मोनरी आर्टरी प्रेशर की बात करें तो पल्मोनरी आर्टरी नंबर में कितनी रहती दोस्तों, तो नंबर में कितनी रहती, पल्मोनरी आर्टरी नंबर में 2 रहती, कितनी रहती, 2 रहती है। दोनों आर्टरी कहाँ जाएगी, एक राइट लंग्स में जाएगी और एक लेफ्ट लंग्स में जाएगी। और कौन सा ब्लड लेके जाएगी, तो कौन सा ब्लड लेके जाती है, CO2 ब्लड लेके जाती है। CO2 ब्लड कहाँ से लेके जाती है, तो राइट वेंट्रिकल से, कहाँ से लेके जाएगी, राइट वेंट्रिकल से ब्लड CO2 ले जाएगी, कहाँ पे, लंग्स के अंदर। तो ये आपको पता होना चाहिए कि एक्सेप्ट, ऐसे तो आर्टरी होती है वो ऑक्सीजन ब्लड सप्लाई करती है बॉडी के अंदर, बट यहाँ पे एक्सेप्ट कंडीशन अगर होती है कि पल्मोनरी आर्टरी होती है वो हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड को सप्लाई करेगी। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है। अगर यहाँ पे अगर बात करते कि इसका प्रेशर की बात करते हैं कि कितना रहता है पल्मोनरी आर्टरी में, प्रेशर कितना रहता है, तो सिस्टोलिक प्रेशर की बात करें, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, और दूसरा होता है डायसिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। अगर इन दोनों की बात करते हैं, सिस्टोलिक होता है 15 से 26 और डायसिस्टोलिक होता है ये 5 से लेके 15 mmHg के अंदर होता है। तो ये बात आपको याद होना चाहिए कि पल्मोनरी आर्टरी प्रेशर कितना रहता है, PAP, पल्मोनरी आर्टरी प्रेशर। तो कितना रहता है दोस्तों, 15 से 26 सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर रहता है और 5 से लेके 15 डायसिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है। तो ये बात आपको पता होना चाहिए। क्लियर है। इसके बाद में देखिए पल्मोनरी आर्टरी वेज प्रेशर क्या होता है, एक कंडीशन होती है पल्मोनरी आर्टरी वेज प्रेशर, पल्मोनरी आर्टरी वेज प्रेशर, जिसको अपन PAWP के नाम से जानते हैं। पल्मोनरी आर्टरी वेज प्रेशर में क्या होता है कि इसके अंदर कैथेटर को इंसर्ट करेंगे, एक कैथेटर लेंगे और पल्मोनरी आर्टरी के अंदर इंसर्ट करेंगे। क्या करेंगे, कैथेटर को इंसर्ट कहाँ करेंगे, पल्मोनरी आर्टरी में। पल्मोनरी आर्टरी के अंदर इंसर्ट करेंगे। इसके बाद में उस कैथेटर के ऊपर बैलून्स रहता है, उस बैलून को क्या करेंगे, इन्फ्लेट करेंगे, फुलाएंगे, कुछ टाइम के लिए फुलाएंगे, ज़्यादा नहीं फुलाना, नहीं तो पर्सन की डेथ हो सकती है, इसलिए कुछ समय के लिए बैलून को इन्फ्लेट करेंगे। इन्फ्लेट कहाँ करके, पल्मोनरी आर्टरी के अंदर। क्लियर है। और इसके बाद में अपन प्रेशर वहाँ पे चेक किया जाता है, कितना चेक करके, नॉर्मल पल्मोनरी आर्टरी प्रेशर अगर देखिए तो 4 से लेके 12 mmHg रहता है। कितना रहता है, 4 से लेके 12 mmHg रहता है। ये क्या रहता है, पल्मोनरी आर्टरी वेज प्रेशर रहता है, पल्मोनरी आर्टरी वेज प्रेशर रहता है। अगर मोर देन 12 mmHg, अगर कंडीशन आ गई कि मोर देन 12 mmHg अगर प्रेशर होगा तो ये कंडीशन कॉज करेगा कि लेफ्ट वेंट्रिकल फेलियर हुआ है। ये क्या सीन करेगा, लेफ्ट वेंट्रिकल फेलियर, लेफ्ट वेंट्रिकल फेलियर को इंडिकेट करेगा। तो ये आपको पता होना चाहिए। अगर पल्मोनरी आर्टरी वेज प्रेशर मोर देन 12 mmHg होता है तो लेफ्ट वेंट्रिकल फेलियर को इंडिकेट करेगा। तो दोस्तों ये आपको पता होना चाहिए। क्लियर है, यहाँ पे आपको समझ में आया। यस। इसके बाद में नोज़ के फंक्शन की बात कर लेते हैं। नोज़ के फंक्शन आपको पता ही होगा कि स्मेल का परसेप्शन करवाता है, एयर को ह्यूमिडिफाई करवाता है। क्लियर है। तो ये कुछ नोज़ के बेसिक फंक्शन होते हैं। इसके बाद में अगर देखते हैं अपना नेक्स्ट आता है नोज़ के बाद में फेरिंग्स। क्या आता है, फेरिंग्स। पहला ऑर्गन हो गया नोज। सेकेंड बात करते हैं अब फेरिंग्स की। फेरिंग्स की बात करें तो जो फेरिंग्स होता है दोस्तों, ये इसको अपन थ्रोट के नाम से भी जानते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज थ्रोट, थ्रोट के नाम से भी जानते हैं। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। क्लियर है। ये एक फनल शेप का ऑर्गन रहता है। क्या होता है, फनल शेप का ऑर्गन रहता है, फनल शेप का ऑर्गन रहता है।
जो फेरिंग्स होता है वो फनल शेप का ऑर्गन्स पाया जाता है। अगर इसकी लेंथ की बात करें दोस्तों तो 12 से 14 सेंटीमीटर होती है। कितनी लेंथ की बात करें तो ये 12 से लेके 14 सेंटीमीटर होती है। कितनी रहती है? 12 से लेके 14 सेंटीमीटर। अगर एग्जैक्ट पूछे तो 13 सेंटीमीटर इसकी लेंथ होती है। डायामीटर की बात करें फेरिंग्स की कितनी रहती है? डायामीटर की दोस्तों बात करें तो 3.5 सेंटीमीटर इसका डायामीटर होता है। तो ये आपको पता होना चाहिए। जो फेरिंग्स होता है वो एक्सटेंड होता है कहाँ से? एक्सटेंड फ्रॉम, कहाँ से एक्सटेंड होगा? फेरिंग्स एक्सटेंड फ्रॉम पोस्टीरियर नोस्ट्रिल से। कहाँ से? पोस्टीरियर नोस्ट्रिल टू कहाँ से? C6 सर्वाइकल वर्टिब्रा C6। ये आप कह सकते हैं क्या लेरिंगो फेरिंग C6 वर्टिब्रा, इतना ही याद रखो, C6 वर्टिब्रा तक पड़ेगी। फेरिंग्स पढ़ रहे अपन, थ्रोट के नाम से जानते हैं। फनल शेप होता है, 12 से 14 सेंटीमीटर होता है। डायमीटर होता है 3.5 सेंटीमीटर। और ये कहाँ से एक्सटेंड होता है? पोस्टीरियर नोस्ट्रिल से लेके C6 वर्टिब्रा तक होता है। तो ये आपको पता होना चाहिए। क्लियर है? यहाँ पे समझ में आया आपको? यस। नेक्स्ट बोलते हैं कि अगर फेरिंग्स के अंदर कोई भी इन्फेक्शन अगर कोज होता है तो फेरिंजाइटिस डेवलपमेंट करेगा। क्या करेगा? फेरिंग्स के अंदर कोई भी इन्फेक्शन होगा तो इस कंडीशन को बोलेंगे अपन फेरिंजाइटिस के नाम से जानते हैं। फेरिंजाइटिस के नाम से जानेंगे अगर कोई भी इन्फेक्शन होगा। तो ये इन्फेक्शन मोस्टली अगर देखिए तो कौन सा होगा? लेंस फील्ड ग्रुप का होगा। लेंस फील्ड ग्रुप का इन्फेक्शन आपको देखने को मिलेगा, जिसको अपन नाम देते हैं दोस्तों। लेंस फील्ड ग्रुप का इन्फेक्शन के अगर नाम देते हैं तो कह सकते हैं इसको क्या बोलेंगे? स्ट्रेप्टोकोकस जो बैक्टीरिया होगा वो क्या करेगा? फेरिंजाइटिस कोज करेगा। अगर किसी पर्सन के अंदर फेरिंजाइटिस होगा तो आपको हिस्ट्री लेनी है। हिस्ट्री के अंदर वो पेशेंट बोलेगा कि मेरे को प्रीवियस कुछ समय के में क्या होगा? सोर थ्रोट था। तो इसकी कंडीशन आपको लेनी है, डायग्नोसिस करवाना। तो वहाँ पे आपको लेंस फील्ड ग्रुप का बैक्टीरिया प्रेजेंट देखने को मिलेगा। वो बैक्टीरिया क्या करवाएगा? इसको डन करेगा। क्या करेगा? फेरिंजाइटिस कोज करेगा। तो ये आपको पता होना चाहिए। फेरिंग्स जो होता है अपन ने पढ़ा 3 टाइप का होता है इसके, अगर नेजोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स और लेरिंगोफेरिंग्स। नेजोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स और लेरिंगोफेरिंग्स प्रेजेंट रहता है। फेरिंग्स के अंदर टॉन्सिल भी प्रेजेंट रहता है। क्या होता है? टॉन्सिल, जिसको टॉन्सिल्स क्या करता है? एक तरह का इम्यूनिटी की तरह वर्क करता है। कोई भी इन्फेक्शन या फॉरेन पार्टिकल बॉडी के अंदर जाएगा तो इम्यूनिटी की तरह वर्क करेगा। तो ये आपको पता होना चाहिए। क्लियर है? नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं, इसको रब कर लेते एक बार। फेरिंग्स में फेरिंग्स के बाद में एक देखना लेरिंग्स। तीसरा पॉइंट है अपना फेरिंग्स के बाद में लेरिंग्स। फेरिंग्स के बाद में आता है लेरिंग्स। लेरिंग्स क्या काम करता है? लेरिंग्स होता है वो तीसरा स्ट्रक्चर होता है अपना रेस्पिरेटरी सिस्टम्स के अंदर। लेरिंग्स में देखिए तो लेरिंगो फेरिंग्स टू ट्रेकिया कहाँ से एक्सटेंड होगा? लेरिंगो फेरिंग्स टू ट्रेकिया, लेरिंगो फेरिंग्स टू ट्रेकिया तक ये एक्सटेंड होगा। क्लियर है? यानी कह सकते हैं C4 टू C6 सर्वाइकल वर्टिब्रा 4 से लेकर सर्वाइकल वर्टिब्रा 6 तक ये एक्सटेंड होगा। क्लियर है? समझ में आया? जो लेरिंग्स होता है वो 9 कार्टिलेज से बना रहता है। 9 कार्टिलेज से लेरिंग्स बना रहता है। 9 कार्टिलेज की अगर बात करते हैं दोस्तों, 9 कार्टिलेज तो 3 तो पेयर होती है और 3 सिंगल रहती है। 3 कार्टिलेज तो पेयर होती है और 3 कार्टिलेज क्या होती है? सिंगल प्रेजेंट रहती है। पेयर की अगर बात कर लेते हैं कि पेयर में कौन कौन सी कार्टिलेज होगी, तो यहाँ पे होगी पेयर होगी वो स्मॉल कार्टिलेज आपको देखने को मिलेगी, स्मॉल होगी। और जो सिंगल होगी वो लार्ज देखने को मिलेगी, लार्ज कार्टिलेज देखने को मिलेगी। पेयर की अगर बात कर लेते हैं कौन कौन सी होगी? 3। तो याद रखना है आर्टिनोइड कार्टिलेज होगी। दूसरी होगी कॉर्निकुलेट
कार्टिलेज और तीसरी होगी क्यूनिफॉर्म कार्टिलेज होगी। ये पेयर में होगी यानी जोड़े के अंदर होगी। और सिंगल कौन कौन सी होगी और बड़ी होगी, वो होगी पहली होगी थायराइड कार्टिलेज, दूसरी होगी क्रिकोइड कार्टिलेज और तीसरी होगी एपिग्लोटिस। तो ये आपको ध्यान में होना चाहिए। क्लियर है? यस। इसके बाद में यहीं से अपन क्लास को ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास में अपन डिस्कस करेंगे इसके बचा हुआ पोर्शन को। थैंक यू सो मच।